देखिए, यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें, फाइंड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, मतलब हमें एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है जिसका ऑर्डर मेरे पास कितना होना चाहिए, 2/3। मैट्रिक्स क्या दे रखी है, ए इक्वल टू ए आई जे, हुज एलिमेंट्स आर ए आई जे इक्वल टू 2i प्लस जे, जिसके एलिमेंट्स इस वाले फॉर्मूले से दिए जाते हैं। ये फॉर्मूला हर एक मैट्रिक्स के लिए अलग अलग बनाया जा सकता है। बस ये फॉर्मूला किस चीज़ के लिए दिया जा रहा है, जो मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स होंगे उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब जिस तरीके से हम एपी जीपी में जनरल टर्म की बात करते थे, तो जनरल टर्म में हमारे पास क्या होता था, जनरल टर्म में यदि हम बात करते थे तो जनरल टर्म उसकी पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करके दे देती थी हमारे पास में। वही तरीका यहाँ पर है, ए आई जे हमें उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए दिया हुआ है। अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान क्या रखना था, मैट्रिक्स निकालनी है जिसका ऑर्डर 2/3 होना चाहिए। तो 2/3 ऑर्डर की मैं पहले जनरल मैट्रिक्स बना देता हूँ। मैंने आपको मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन कराया ही है, उस जनरल रिप्रेजेंटेशन से हम क्या कर देते हैं, मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म लिखते हैं। तो देखना, 2/3 ऑर्डर में रो तो 2 हैं और कॉलम 3 है, तो क्या क्या बनेगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, क्योंकि 3 ही कॉलम हमारे पास होने चाहिए थे। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में? अब मुझे बस केवल इन 6 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यदि मेरे पास इन 6 की वैल्यू निकल कर आ जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इन 6 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे A11 की ज़रूरत थी। फॉर्मूला क्या दे रखा है, ये देखना, ए आई जे इज इक्वल टू 2i प्लस जे, ये हमें गिवन है, ये मुझे दिया गया था। A11 निकालूँ मैं, यदि A11 निकालने की हम बात करेंगे तो i की जगह 1 और j की जगह 1 रखना था। रख दूँ इस फॉर्मूले में मैं 2 इंटू आई की जगह 1 प्लस जे की जगह 1। 2 इंटू 1 करोगे 2 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास, 3। ऐसे ही A12 की ज़रूरत थी, तो आई की जगह तो हमें रखना है 1 और जे की जगह हमें रखना था 2। रख दीजिए 2 इंटू 1 प्लस 2, तो कितना आया, 2 इंटू 1 करोगे 2, 2 प्लस 2 करोगे तो 4। A13 की हम बात करें तो A13 के लिए आई की जगह तो हमें रखना था 1 और जे की जगह हमें रखना था 3, तो रखना 2 इंटू आई की जगह 1 प्लस जे की जगह कितना रख दिया, 3। तो 2 प्लस 3 कितना आ गया हमारे पास, 5। 2 प्लस 3 हमारे पास कितना आ गया, 5। कोई दिक्कत इस वाली चीज़? अब हम यदि इस क्वेश्चन की बात करें, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड की किस वैल्यू के लिए मैट्रिसेज ए एंड बी आर इक्वल। हमें कोई दो मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, इन दोनों के इक्वल होने की कंडीशन बतानी है जब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पता चल जाए। मतलब एक्स वाई जेड की किस वैल्यू पर ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स होंगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे इस वाली चीज़ के लिए, मुझे कैलकुलेट किसे करना है, एक्स वाई और जेड को। दे क्या रखा है, ए और बी दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो हम दोनों मैट्रिक्सों को इक्वल लेकर चलें, इक्वलिटी की कंडीशन लगाएं और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालें। हम लोग शुरुआती दौर से एक चीज़ पढ़ते जाते हैं, जिस वेरिएबल की हमें वैल्यू निकालनी होती है उस वेरिएबल में कोई इक्वेशन बने, तब जाकर हम उसे सॉल्व करके उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल पाते हैं। यहाँ मुझे एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल निकालने हैं, तो इसका मतलब मेरे पास एक्स वाई जेड में कोई 3 इक्वेशन निकल कर आनी चाहिए। यदि 3 इक्वेशन बन जाएंगी तो उन तीनों इक्वेशनों को सॉल्व करके हम एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। इतनी सी बात होनी थी। तो देखिए, सबसे पहले हमें दिया क्या है, ए इज इक्वल टू बी, मैट्रिसेज ए एंड बी आर इक्वल, तो ए और बी को इक्वल लिया हमने। मैट्रिक्स ए 2 वाई माइनस 4 0 4 एक्स प्लस 3 6 इज इक्वल टू 2 0 6 माइनस 2 4 2 जेड। देखिए, अब सबसे पहली चीज़ हमें बात करनी थी कि मैट्रिक्स दो इक्वल कब होती हैं। तो देखिए, किन्हीं भी दो मैट्रिक्सों के इक्वल होने की क्या कंडीशन हमारे पास होती है, टू मैट्रिसेज ए एंड बी आर इक्वल इफ, किन्हीं भी दो मैट्रिक्सों के इक्वल होने की क्या कंडीशन हमारे पास होती है। देखिए,
हमें कोई दो चीज़ इक्वल करनी है। इक्वल कब कर पाओगे? जब पहले तो वो कंपेयर की जा सकती हो। कंपेयर का मतलब हम देख सकते हो कि ये इक्वल है या नहीं है। और कंपेयर कब होगी? दो मैट्रिक्सों को कंपेयर करने के लिए सबसे पहली कंडीशन हमारे पास यही आती है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। यदि किन्हीं भी दो मैट्रिक्सों का ऑर्डर सेम है तो हम उन्हें कंपेयर कर पाएंगे कि ये इक्वल हैं या नहीं है। तो इक्वल होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या आई हमारे पास में? ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेज इज सेम। दोनों मैट्रिक्सों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्लियर? कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में? इसके बाद अब हमें देखनी थी इक्वलिटी। देखो, अब मैं इक्वलिटी की बात करूं तो मेरे इक्वल मैं ही तो रहूँगा। अब यदि मैं किसी और के इक्वल बनने की बात करता हूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। कोई भी दो लोग इक्वल तभी हो सकते हैं जब वो दो ना होकर एक हो। यही तो बात होती है हमारे पास में। तो वही सिचुएशन यहाँ होनी चाहिए। अब दो मैट्रिक्सों के इक्वल होने की हमें बात करनी है, मतलब सेम होने चाहिए। इसका मतलब यदि एक मैट्रिक्स को उठाकर मैं दूसरी मैट्रिक्स पर रख दूं तो हमें ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये दो हैं या एक है। यदि वो सेम हो गई, दोनों एक दूसरे के ऊपर इन्वॉल्व हो गई, तो इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं? सेम है। यही तो बात होनी चाहिए। तो देखना, यदि मैं रखने की बात कर रहा हूँ तो क्या होना चाहिए? इस मैट्रिक्स को उठाकर मैंने इसके ऊपर रखा, 2 इसके ऊपर आ जाना चाहिए, 0 इसके ऊपर आ जाना चाहिए, ये इसके ऊपर आ जाना चाहिए। अब आप देखोगे 2 2 एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, 0 0 के ऊपर आ जाएगा, लेकिन x + 3 और 6 अलग अलग जैसे नजर आए, जबकि ये अलग अलग ना होकर कैसे होने चाहिए थे? इक्वल। तो कंडीशन क्या निकल कर आती है दो मैट्रिक्सों के इक्वल होने की? किन्हीं भी दो मैट्रिक्सों के इक्वल होने के लिए उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मतलब क्या है? जो जिस जगह पर इस वाली मैट्रिक्स में आ रहा है उसी जगह पर वही एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स में हमें मिलना चाहिए। ये करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है। ऐसा नहीं 206 पहली रो में आ रहा था और इसमें आ जाए 206 दूसरी रो में, हाँ सब एलिमेंट तो सेम आ रहे हैं, हम कह देते हैं इक्वल है, तो वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स नहीं है। हम इसको जब उठाकर इसके ऊपर रख रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही एक दूसरे के ऊपर आएंगे। ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट ऊपर आ जाए दूसरा एलिमेंट नीचे आ जाए हमारे पास में, ऐसी कंडीशन हमारे पास नहीं हो सकती। यही चीज़ की बात होनी थी हमारे पास में। तो देखना, ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे? देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए हमारे पास में? इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब इन दोनों मैट्रिक्सों को इक्वल मैट्रिक्स बनाने के लिए इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए था। तो देखना, 2 रो 3 कॉलम, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2/3। इस वाली मैट्रिक्स पर चले 2 रो 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर भी क्या है हमारे पास में? 2/3। तो दोनों मैट्रिक्सों का ऑर्डर तो सेम है। पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना था? इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सेम बनाते हैं। देखना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के लिए हमारे पास क्या होगा? 2 के इक्वल है हमारे पास, 0 के इक्वल है हमारे पास, x + 3 किसके इक्वल होना चाहिए? 6। x + 3 = 6। एक कंडीशन तो हमारे पास ये आ गई। आगे चलिए, y - 4 -2 के इक्वल होना चाहिए, y - 4 = क्या होना चाहिए? -2। दूसरी इक्वेशन ये आ गई हमारे पास में। अब 4 के इक्वल है ही, 6 किसके इक्वल होना चाहिए था? 2z के, एंड 6 = होना चाहिए था 2z। ये 3 इक्वेशन हमारे पास बनकर आ गई और इन तीनों इक्वेशनों को सॉल्व करके मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी? x, y और z की। तो देखना क्या निकल कर आना था हमारे पास में। यदि हम पहली इक्वेशन से बात करें तो पहली इक्वेशन से हमारे पास क्या आया? x = 6 - 3। तो x = कितना आ गया हमारे पास में? 3। 6 - 3 करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास में? 3। ऐसे ही y - 4 = था -2, तो y = कितना हुआ? -2 + 4। इसको इधर ले जाओगे तो y = कितना हुआ? 4 - 2, ये कितना आ गया? 2। ऐसे ही 2z = 6 था, तो z = 6/2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 3।
तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 3। अब एक चीज़ का और ध्यान रखिए, क्या मान कर चलो x+3 वेरिएबल नंबर हमने इनको इक्वल कर दिया। ऐसी सिचुएशन हो जाती, यहाँ पर 6 और यहाँ -6 आ जाता, तो इन दोनों मैट्रिक्सों का इक्वल होना कभी भी पॉसिबल नहीं होता। तो आपका आंसर क्या था? देयर इज नो पॉसिबल फॉर दीज मैट्रिक्स आर इक्वल। ऐसी कभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी जहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स हैं इक्वल आ जाए। इसके अलावा दूसरी कंडीशन कब फेल होगी इक्वल मैट्रिक्स होने की? मानकर चलो मेरे पास x में एक इक्वेशन तो यहाँ से आई, एक इक्वेशन मेरे पास x की और आ जाती, इस इक्वेशन से x की वैल्यू मेरे पास कुछ और आ जाए, दूसरी इक्वेशन से x की वैल्यू कुछ और आ जाए, मतलब किसी भी एक वेरिएबल की एक से ज़्यादा वैल्यू यदि हमारे पास आ जाती हैं तो भी वो दोनों मैट्रिक्स कभी भी इक्वल नहीं होंगी। ऐसा नहीं कि सवाल गलत है, हमारा सवाल सही है, लेकिन आंसर क्या होगा हमारे पास? एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिनके लिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हों। कभी कभी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में घुमाने के लिए हमसे ऐसी बातें कर दी जाती हैं। कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में? आगे बात समझ में? देखिए, यदि हम बात करें इस एग्जाम्पल में आपको क्या दे रखा है? एफ 2x + y 3 2x - 2y a - b 2a + b -5 इक्वल टू हमें दे रखा है 3 3 4 4 -1 -5। ये दो मैट्रिक्स हमें इक्वल दे रखी हैं और हमसे वैल्यू किस किस की पूछी गई है? ए बी एक्स और वाई की। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी कुछ कुछ ऐसा ही था, लेकिन अंतर किस चीज़ का था? वहाँ पर जो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने निकाली थी, उस एक्स वाई जेड की वैल्यू में हमारे पास में अलग अलग इक्वेशन बनकर आ गई है। इसमें हमारे पास कंबाइंड इक्वेशन भी बनकर आ सकती है। कैसे? जब ये दोनों मैट्रिक्स हमें दी गई हैं तो देखना 2x + y a - b 3 2a + b x - 2y -5 इजिकल टू हमें दिया हुआ था 3 4 3 -1 4 -5। अब जब ये दोनों मैट्रिक्स हमें इक्वल दे रखी हैं तो इक्वलिटी की कंडीशन लगानी है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें इक्वल करना था। तो देखना 2x + y किसके इक्वल होना था? 3 के। 2x + y = 3 3 के इक्वल है ये। x - 2y = क्या होना था? 4। x - 2y = हमारे पास हुआ 4। दो इक्वेशन तो ये आ गई हमारे पास में। a - b = कितना आएगा? 4। 2a + b = कितना आएगा? -1। 2a + b = -1 -5 किसके इक्वल हुआ? -5। अब हमें इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करके सिर्फ x, y, a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इतना सा काम हमारे पास था। तो देखना, इन्हें सॉल्व करने के लिए जब हमारे पास दो इक्वेशन दो वेरिएबल में आ जाती है तो 10th क्लास में हम पहुंच जाते हैं, जहां हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या ग्राफिकल मेथड, ये चार मेथड हमने इनको सॉल्व करने के लिए सीखा हुआ है। एलिमिनेशन मेथड हमारे पास सबसे आसान रहता है तो हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। देखना, इसमें x का कोएफिशिएंट कितना था? 2। इसमें x का कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो हम क्या करें? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों के सेम हो जाएंगे हमारे पास में। इस पूरी इक्वेशन में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। पहली इक्वेशन क्या थी? 2x + y = 3। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x - 4y = 8। इन दोनों के साइन सेम हुए। जब साइन सेम होते हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाना था। y और 4y ऐड होकर कितने आ गए? 5y = 3 - 8 माइनस के 5। तो y = कितना होगा? -5 में 5 से डिवाइड दोगे तो माइनस। कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में? अब हम इस वैल्यू को पहली या दूसरी इक्वेशन में से किसी में भी रख दें। मान लो मैंने इसे पहली में पुट कर दिया। जब मैं इस वैल्यू को पहली इक्वेशन में रखूं तो क्या मिलेगा? 2x + y की जगह कितना रख दिया? -1 = 3। तो 2x = 3 + 1 कितना हुआ? 4। तो x = कितना होगा? 4/2। तो x की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 2। कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में? चलिए अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इसमें b के कोएफिशिएंट तो सेम दे रखे थे, तो मैं दोनों में डायरेक्टली ऑपरेशन लगा दूं। दोनों के साइन कैसे थे? अलग अलग। तो क्या कर दें? ऐड कर दें। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो नीचे वालों के साइन में कोई भी अंतर नहीं आता। इस b से
ये b कैंसिल हो जाना था, a प्लस 2a 3a हो गया, 4 माइनस 1 3 हो जाना था। अब a इजिकल टू 3 में 3 से डिवाइड देंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास में 1। कोई प्रॉब्लम इस वाली बात में? अब इस वैल्यू को हम या तो थर्ड में रख दें या फोर्थ में रख दें। यदि मैंने थर्ड में रखा तो 1 माइनस बी इजिकल टू 4, क्या मिला? माइनस बी इजिकल टू 4 माइनस 1, तो माइनस बी इजिकल टू 3 और बी इक्वल टू कितना आया? माइनस की 3। यही चारों वैल्यू हमारे पास इसका आंसर निकाल कर दे दें। कोई डाउट इस वाली चीज़ में? आगे बात सभी को समझ में? इसमें एक्सरसाइज भी थी क्या? देखिए, यदि हम बात करें ऑपरेशन मैट्रिक्सों पर, मैथ्स का सीधा सीधा फंडा है। कोई भी नंबर हमने कैसी भी पढ़ी, फंक्शन पढ़ी, नंबर पढ़ी, कुछ भी पढ़ी, सबसे पहला काम हमारे पास आता है उसको पढ़ने के बाद उस पर ऑपरेशंस करना। ठीक है, नंबर्स पर हमने ऑपरेशंस किए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर, क्यूब, पता नहीं कितनी कितनी सारी ऑपरेशंस हमने पढ़ रखी हैं, एलसीएम, एचसीएफ। उसी तरीके से कुछ ऑपरेशंस हमारे पास मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होती हैं। ठीक है, अब सबसे पहली ऑपरेशन हमारे पास आती है एडिशन। सबसे पहली ऑपरेशन हमारे पास क्या आएगी? एडिशन। तो देखिए, एडिशन करने के लिए जो एडिशन ऑपरेशन होगी इसमें कम से कम हमारे पास 2 एलिमेंट होने चाहिए। कम से कम 2 मैट्रिक्स तो हमारे पास होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं अकेली मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हो, अकेली मैट्रिक्स पर ये ऑपरेशन नहीं लगाई जा सकती। मैट्रिक्स में अकेली मैट्रिक्स के लिए जो ऑपरेशन है वो इकलौती ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, अभी तक जो आपने पढ़ी है। ठीक है ना? हालांकि आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास बहुत सारी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ऐसी हैं जो आपके अभी सिलेबस में नहीं है। हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है, आइडेम्पोटेंट, बहुत सारी हमारे पास हैं, इन्वॉल्यूटरी। ठीक है, अभी ऐसी हमारे पास मैट्रिक्स हैं जो कि आप लोगों के अभी एनसीईआरटी वाले सिलेबस में नहीं है, फिर भी उन्हें लास्ट में अपन देख लेंगे जो भी होगा। फिलहाल की अपन बात करें किन्हीं भी एडिशन की मैट्रिक्स के लिए, तो मैट्रिक्स का एडिशन करने के लिए कम से कम 2 मैट्रिक्सों का होना कंपलसरी है। अकेली मैट्रिक्स का हम एडिशन नहीं कर सकते। अब एडिशन करने के लिए रूल क्या है? 2 मैट्रिक्स होनी चाहिए, उसके साथ साथ दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यदि दोनों का ऑर्डर सेम है तभी उनका एडिशन किया जा सकता है, अदरवाइज उनका एडिशन नहीं किया जा सकेगा। पहली बात। अब बात आती है रूल क्या है इनका एडिशन करने के लिए। एडिशन करने के लिए रूल वैसा ही है जैसा आप लोग इक्वल मैट्रिक्स के लिए पढ़ कर आए। इक्वल मैट्रिक्स के लिए आप लोगों ने क्या पढ़ा था? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। यहाँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बीच में क्या लग रहा है? एडिशन, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड किए जाएंगे। यहाँ पर कंडीशन कितनी सी आएगी हमारे पास में? जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे उन्हें आपस में इक्वल करने की बजाय अब हमें एडिशन करना है। क्लियर? कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में? ठीक है, तो रूल हमारे पास आएगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी ऐड। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास उन दोनों मैट्रिक्सों का एडिशन निकल कर आ जाएगा। क्लियर? अब यदि मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, मानकर चलते हैं ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स थी ए आई जे, इसका ऑर्डर था m बाय n। ये कोई मैट्रिक्स थी ए आई जे, ऑर्डर क्या था m बाय n। तो एडिशन होने के लिए बी में एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं, बी आई जे नाम दे दिया, लेकिन ऑर्डर कैसा होना चाहिए था? सेम। तब तो इनका एडिशन किया जा सकेगा, अदरवाइज इनका एडिशन नहीं किया जा सकेगा। फिर एडिशन करने के लिए ए प्लस बी ये सिंबल होगा हमारे पास में, रिजल्ट क्या होगा? ए आई जे एम बाय एन प्लस बी आई जे एम बाय एन, यही रहा। अब ए आई जे मतलब ith रो जेथ कॉलम का एलिमेंट, बी आई जे मतलब ith रो जेथ कॉलम का एलिमेंट। ये मैट्रिक्स ए का, ये मैट्रिक्स बी का, तो सेम पोजीशन के एलिमेंट ही तो हमें ऐड करने थे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या? सेम पोजीशन के एलिमेंट्स। तो इसका मतलब जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो ए आई जे प्लस बी आई जे और ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? सेम ऑर्डर, m बाय n। इसका मतलब किन्हीं भी 2 मैट्रिक्सों का एडिशन करने पर रिजल्ट भी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स आती है। रिजल्ट ऑल्सो सेम ऑर्डर।
जो ए प्लस बी आएगा वो भी हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल ही आएगा। क्लियर? कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में? देखिए एडिशन हम करते कैसे हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा। मानकर चलिए ए मुझे कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए 2 बी 2 4 5 और बी मुझे कोई मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 5 3 या 2 x y। मान लो ये मुझे दे रखा है। तो अब देखना यदि हम a प्लस बी की बात करते हैं तो इन दोनों मैट्रिक्सों को मुझे ऐड करना था a 2 b 2 4 5 प्लस b की जगह क्या हुआ 2 3 5 2 x y। कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में? अब यदि मैं एडिशन की बात कर रहा हूँ तो मुझे इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना था। तो क्या मिलेगा हमारे पास में a प्लस 2 2 प्लस 3 b प्लस 5, यही मिलना था। 2 प्लस 2 4 प्लस x 5 प्लस y। कोई दिक्कत? अब इसका ऑर्डर देखना कितना था, 2 रो 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर था 2/3। इसमें 2 रो 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर था 2/3। रिजल्टेंट का देखना 2 रो 3 कॉलम, तो इसका रिजल्टेंट भी कितना आया 2/3। अब जितने सॉल्व किए जा सकते हो, ऐड किए जा सकते हो, उन्हें ऐड करके लिख देंगे और जो वेरिएबल में आ रहे होंगे वो वेरिएबल की फॉर्म में लिख रहेंगे। जैसे 2 प्लस 3 की जगह 5 लिखा जा सकता था, 2 प्लस 2 की जगह 4 लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में? आ गई बात समझ में? एडिशन समझ में आ गया? कब होगा? जब ऑर्डर सेम हो दोनों का और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाएगा और रिजल्ट में भी उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारे पास निकल कर आती है। क्लियर? अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इनके लिए होती हैं। ऐसे ही कुछ हमारे पास एडिशन की प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए यदि हम प्रॉपर्टीज की बात करें, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कम्यूटेटिव। देखो वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, कम्यूटेटिव वर्ड का मतलब क्या है, चाहे वो यहाँ पे पढ़ें, चाहे नंबर्स में पढ़ें, चाहे फंक्शंस में पढ़ें, कम्यूटेटिव का मतलब एक ही होगा। और कम्यूटेटिव का मतलब होता है ऑर्डर चेंज करना। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, कहीं पे भी आ रहा है, इसका मतलब है ऑर्डर चेंज। ये कम्यूटेटिव लॉ होगा कहीं पर भी। अब बात आती है इस चीज़ की कि एलिमेंट वो होंगे जिस सेट में से हम ले रहे हैं। यहाँ सेट कौन है हमारे पास में, मैट्रिक्स। यहाँ मैट्रिक्स में से हमें लेने हैं तो 2 मैट्रिक्स होंगी हमारे पास में, और ऑपरेशन कौन सी कर रहे हैं हम, एडिशन। तो इसका मतलब कम्यूटेटिव का मतलब किन्हीं भी 2 मैट्रिक्सों का एडिशन, एडिशन के लिए अपन लगा रहे थे, का ऑर्डर चेंज किया जा सकता है। इसका मतलब हम a प्लस बी करें या b प्लस ए करें तो दोनों की वैल्यू कैसी निकल कर आएगी हमारे पास में, सेम। ये हमारे पास मैट्रिक्सों के एडिशन का कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है हमारे पास में, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव वर्ड कहीं पर भी आएगा तो इसका मतलब ऑर्डर चेंज करने से ही होता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इस वाली चीज़ में? चलिए इसके बाद हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव वर्ड का मतलब 3 के बीच में ऑपरेशन होती है। कम्यूटेटिव में हमेशा 2 के बीच में होती है और एसोसिएटिव के लिए हमेशा 3 के बीच में होती है। तो मतलब मैट्रिक्स कितनी ली जाएंगी इसमें, 3। अंतर क्या आता है, सिर्फ पोजीशन ऑफ ब्रैकेट। सिर्फ ब्रैकेट की पोजीशन से हमारा मतलब होता है। और ब्रैकेट की पोजीशन से हमारा मतलब क्या है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। मैंने सिर्फ इन ब्रैकेटों को बदला है। अब आप जानते हो सर है तो a प्लस बी प्लस सी, किसी को पहले लिख दो किसी को बाद में लिख दो, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा था। फ़र्क पड़ता है बॉडमास रूल से। फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है, बॉडमास रूल से। बॉडमास रूल से हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब जो LHS में हमारे पास लिख रहा है, इसमें पहले मुझे a और b को ऐड करना है, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें मुझे c को ऐड करना है। इसका मतलब क्या है, मेरे पास में पहले a और b को ऐड करना है, जो भी रिजल्ट आएगा उसे मुझे c में ऐड करना है। और इसमें क्या था हमारे पास राइट हैंड साइड में, पहले b और c को ऐड करना है, जो भी रिजल्ट आएगा उसे a के साथ ऐड किया जाना था। ये एक अलग बात है कि मैट्रिक्स के एडिशन के लिए दोनों वैल्यू सेम आएंगी।
लेकिन कहीं कहीं पर ये प्रॉपर्टी फेल भी होती है। आप नेगेटिव के लिए लगा लेना, नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव के लिए लगा लेना, रियल नंबर्स के नेगेटिव के लिए लगा लेना, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास फेल भी होती है, ठीक है ना। इसीलिए ऐसा नहीं है कि हमेशा ही होता है तो हम तो सब ब्रैकेट नहीं भी लगाएं तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। ब्रैकेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास होती है, ठीक है। आ गई ये बात समझ में। ब्रैकेट की पोजीशन से इनको सॉल्व करने के स्टेप में अंतर आएगा। इसमें पहले मुझे ए और बी को ऐड करना था, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें सी को ऐड करना था। इसमें पहले मुझे बी और सी को ऐड करना था, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें इसको ए के साथ ऐड करना था। कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में? आगे बात समझ में। ये एसोसिएटिव लॉ होता है। इसके बाद हमारे पास आती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी से हमारा क्या मतलब निकल कर आता है। आइडेंटिटी उसी सेट का एक एलिमेंट होता है जिस सेट में हम ऑपरेशन कर रहे हैं। यहाँ सेट का काम कौन कर रहा था? मैट्रिक्स। जो भी हम एलिमेंट ले रहे हैं, ए बी जो भी हम ले रहे हैं, वो किस में से ले रहे थे? मैट्रिक्स में से। तो सेट का काम कौन कर रहा है? मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी किस में से लिया जाएगा? मैट्रिक्स में से। अब ये होगा क्या? आइडेंटिटी वर्ड जहाँ भी आ जाए वो हमारे पास एक ही डेफिनेशन लेकर आता है। क्या? कोई भी एलिमेंट है उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन कराओ, जो भी ऑपरेशन डिफाइन की गई। प्लस है तो प्लस कराओ, मल्टीप्लिकेशन है मल्टीप्लिकेशन, माइनस है तो माइनस, जो भी ऑपरेशन आपको डिफाइन करानी है, और रिजल्ट में हमारे पास वही एलिमेंट आ जाए। रिजल्ट में हमारे पास वही एलिमेंट आ जाए, मतलब उस एलिमेंट से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा आइडेंटिटी एलिमेंट का। आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करने पर वापस वही एलिमेंट आ जाए तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास सक्सेसफुल हो जाता है। यदि हम मैट्रिक्स में बात करें, मैट्रिक्स में ऐसा कब होगा? तो देखना, कोई भी मैट्रिक्स ली मैंने, ए ऑपरेशन थी प्लस, इसमें ऐसी कौन सी मैट्रिक्स ऐड करूं कि वापस मुझे ए मिल जाए? कौन सी ऐड करनी चाहिए हमें? जीरो, क्योंकि जीरो को किसी भी चीज़ में ऐड करने पर वापस रिजल्ट में वही आ जाएगा। लेकिन ये जीरो नंबर नहीं हो सकती। मैट्रिक्स में हम किसी भी नंबर को ऐड नहीं कर सकते। मैट्रिक्स में किसको ऐड किया जा सकता है? सिर्फ मैट्रिक्स को। इसीलिए ये जो जीरो होगी वो क्या होगी हमारे पास में? जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। अब आइडेंटिटी के लिए एक कंडीशन और होती है, इधर की तरफ से भी सेटिस्फाई होना चाहिए और उल्टी तरफ से भी यही रिजल्ट आना चाहिए। ए प्लस जीरो और जीरो प्लस ए भी ए के इक्वल होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ए माइनस जीरो ए आ गया लेकिन जीरो माइनस ए नहीं आएगा, इसलिए माइनस में आइडेंटिटी डिफाइन नहीं होती, ठीक है। दोनों तरफ से ये रूल हमारे पास फॉलो होना चाहिए। कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में? एक प्रॉपर्टी हमारे पास आती है एडिटिव इनवर्स। इसे हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं, मैट्रिक्स का नेगेटिव करना भी बोलते हैं। इनवर्स, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं या नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है हमारे पास में? कोई भी एक एलिमेंट, तो यहाँ एलिमेंट क्या है? मैट्रिक्स ए मान ली। इसमें इस एडिटिव इनवर्स को ऐड करने पर मुझे रिजल्ट में मिलना चाहिए एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी कितना था हमारे पास? जीरो। इसका मतलब इनवर्स तभी निकाला जा सकता है जब आइडेंटिटी डिफाइंड हो। यदि आइडेंटिटी डिफाइंड नहीं है तो इनवर्स की तो कभी बात होगी ही नहीं। इनवर्स डिफाइंड होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? आइडेंटिटी डिफाइंड होना। तो यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स आइडेंटिटी डिफाइंड हो गई थी हमारे पास, तो ए में ऐसा क्या ऐड करें कि जीरो मैट्रिक्स आए? नंबर्स में ऐसा कब होता? जब हम माइनस करते उसका, दो में माइनस दो ऐड करोगे तो जीरो आ जाएगा, तो वही लॉजिक यहाँ पर हुआ। ए मैट्रिक्स में माइनस ए ऐड करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? जीरो। ऐसे ही माइनस ए में ए ऐड करें तो क्या आ जाएगा? जीरो। इसका मतलब माइनस ए का एडिटिव इनवर्स होता है और इसी को हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। और किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव निकालने के लिए हम उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब हर एक एलिमेंट का साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव
कैलकुलेट करने के लिए हम उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का, प्रत्येक एलिमेंट का साइन चेंज करते हैं। ठीक है, जब भी आपसे नेगेटिव मैट्रिक्स पूछी जाए या एडिटिव इनवर्स पूछी जाए तो डायरेक्टली क्या होगा, आप उसके हर एक एलिमेंट का साइन चेंज कर दीजिए, तो क्या निकल कर आ जाएगी, उसकी नेगेटिव मैट्रिक्स निकल कर आ जाएगी। कोई डाउट इस वाली चीज़ में? आगे बात समझ में? चलिए, अब लास्ट प्रॉपर्टी और हमारे पास रह जाती है कैंसलेशन लॉ। ये काम तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। देखो, हमारे पास मान के चलो a प्लस बी और a प्लस सी आ जाता है, a प्लस बी इजिकल टू a प्लस सी आ जाता है, तो a से a कैंसिल हो जाता है। ये चीज़ हम पहले भी सीख कर आ चुके हैं, a से a हमारा कैंसिल हो जाता है, और ऐसे होता है तो भी a कैंसिल हो जाता है हमारा। यदि a प्लस बी इजिकल टू सी प्लस ए होता है तब भी हमारे पास ये कैंसिल हो जाता है, लेकिन ये चीज़ गलत होती है, इस a से ये a कभी कैंसिल नहीं होता। यदि इस तरीके की सिचुएशन लग रही होती है तो पहले कम्यूटेटिव लॉ लगाकर मुझे इन्हें उल्टा करना होता है। कम्यूटेटिव लॉ लगाकर पहले मैं a प्लस सी लिखता हूँ, फिर हमारे पास यदि लेफ्ट साइड के सेम है तो कैंसिल आउट होंगे, रिजल्ट में आएगा b इजिकल टू सी। ये हमारे पास लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहलाता है। और यदि राइट के हमारे पास सेम है तो कैंसिल होकर आ जाते हैं लेफ्ट वाली वैल्यू, ये हमारे पास कहलाती है राइट कैंसिलेशन लॉ। अब ये एक अलग बात है कि मैट्रिक्स एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो होता है, इसलिए यदि ये दोनों भी आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं तो हम इन्हें कैंसिल आउट कर पाते हैं। क्यों? पहले कम्यूटेटिव लॉ लगा के इनका ऑर्डर चेंज करते हैं और फिर कैंसिलेशन लॉ हम लगा सकते हैं। कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में?